हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। आपके 12th एनसीईआरटी की एक इंपॉर्टेंट यूनिट जिससे नीट में लगभग 9 से 10 क्वेश्चंस एनटीए लास्ट कुछ ईयर से पूछ रहा है। इसीलिए इस चैप्टर को, इस यूनिट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चों, ना सिर्फ एनसीईआरटी से बल्कि इसके टॉपिक्स पर कमांड पाने के लिए थोड़ा सा डिटेल में जाकर आपको इनके टॉपिक समझने हैं। अगर आप अब तक पढ़ चुके हैं देन वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है अभी तक, कोई सोर्स नहीं मिल रहा है आपको, तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पर मेरे बनाए हुए लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप वहां से बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ के बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पलर में इससे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज राइजिंग ऑफ डो इज ड्यू टू। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि डो का बायोटेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन है। यहां पर हम एक तरह से राइजिंग ऑफ डो आप लोगों ने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ा था कि जो हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी स्पेशली साउथ इंडियन फूड ज्यादातर लाइक डोसा, इडली, इनका जो बैटर होता है या जो डो होता है उसको पहले कुछ समय के लिए फर्मेंट किया जाता है ना, एनारोबिक कंडीशंस में ढककर रख देते हैं जिससे वहां पर यीस्ट डेवलप हो जाए और फर्मेंटेशन करे। उससे क्या होगा, फर्मेंटेशन के दौरान आपको पता है CO2 प्रोड्यूस होगी और CO2 प्रोडक्शन की वजह से उसमें स्पॉन्जीनेस आ जाएगी, फूड जो है वो पफी बनेगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का ओवरऑल आंसर तो आपको मिल गया होगा कि राइजिंग ऑफ डो इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2। बट मुझे ये बताइए कि इसका बायोटेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन है। अगर आपने ध्यान से एनसीईआरटी के इस चैप्टर के फर्स्ट पैरा को पढ़ा है तो वहां पर क्लियरली दे रखा है बच्चों कि बायोटेक्नोलॉजी के ना दो पार्ट हैं, एक है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, एक है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में वो सभी प्रोसेस इन्वॉल्व हैं जिनमें माइक्रोब्स यूज होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं, चाहे हमने उनको लेबोरेटरी प्रोसीजर से किया है या नहीं। कोई भी ऐसा मेथड, कन्वेंशनल मेथड जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हैं वो भी बायोटेक का ही पार्ट है। यानी कर्ड मेकिंग, अल्कोहल इंडस्ट्री, ब्रेड इंडस्ट्री, ये सब फर्मेंटेशन से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस इसमें आ जाएगा बायोटेक्नोलॉजी में, ट्रेडिशनल में। ठीक है, और मॉडर्न बायोटेक में आता है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, RDNA प्रोसीजर, जिसके थ्रू अलग अलग एप्लीकेशंस की जाती हैं। ठीक है, तो अगर नीट में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन कौन से प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हैं और ऑप्शंस में लिखा हो कर्ड मेकिंग, अल्कोहल प्रोडक्शन, तो वो भी आपको टिक करना है। ठीक, तो आंसर आपको मिल गया और एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया साथ में। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कैटेलाइज द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए। आपको पता है 3 तरह के न्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं। न्यूक्लियेजेज आपको पता है ना, जो न्यूक्लिक एसिड्स को कट करें उन्हें न्यूक्लियेजेज कहते हैं। अब उनमें एक्सोन्यूक्लियेज वो एंजाइम्स हैं जो डीएनए के किसी भी एक स्ट्रैंड को एंड पर से कट कर दें, कोई भी उसका एंड पार्ट रिमूव कर दें। आप इसको कह सकते हैं कटिंग ऑफ डीएनए या कह सकते हैं रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एक ही बात है। ठीक, दूसरी कैटेगरी है एंडोन्यूक्लियेजेज की, जो दोनों में से किसी भी एक स्ट्रैंड पर कट लगाएंगे और बीच में से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेंगे। ठीक है, विद इन द डीएनए, वो हो गए एंडोन्यूक्लियेज। थर्ड कैटेगरी है जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी में यूज होने वाले एंजाइम्स हैं जिन्हें आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। इनका दूसरा नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। क्यों एंडोन्यूक्लियेज? क्योंकि कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को बीच में से कट करता है और बीच में से भी दोनों स्ट्रैंड पर कट लगाता है बच्चों। इसलिए यहाँ पर मोस्टली स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होते हैं, कहीं कहीं पर ब्लंट एंड्स भी प्रोड्यूस होते हैं बट मोस्टली स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो है उसको कुछ बुक्स तो थर्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियस कहती है और कुछ बुक्स एंडोन्यूक्लियस का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म कहती हैं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करेंगे, एंडोन्यूक्लियस एक ही जगह पर कट लगा के रिमूव करेंगे विद इन द डीएनए, और एक्सोन्यूक्लियस एंड्स पर से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे सिंपली ये पूछा है कि वो कौन सा एंजाइम है जो न्यूक्लियोटाइड्स का रिमूवल एंड्स ऑफ डीएनए से करता है। एंडोन्यूक्लियस नो, एक्सोन्यूक्लियस नो, एक्सोन्यूक्लियस यस, डीएनए लाइगेज नो, हिंट सेकंड तो एक तरह का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो ये भी नो। ठीक है, बात आप समझ गए ना, क्योंकि यहां पर एंड्स ऑफ डीएनए पे से बोला है तो आंसर हो जाएगा एक्सोन्यूक्लियस। सिंपल क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर थ्रू द मीडिएशन ऑफ अ वायरल वेक्टर इज टर्म्ड एज। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना। इसमें आपको बोला है कि एक बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए है, ठीक है, उस डीएनए का या उस डीएनए के किसी एक जीन का ट्रांसफर हो जाए एक दूसरे बैक्टीरिया में।
ठीक है, मान लो यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, ये इसका कलर है, ठीक। तो क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि इसका जेनेटिक मटेरियल का कोई पीस यहाँ पर आकर इंसर्ट हो जाए और उसके लिए मीडिएटर कौन हो, वायरस, वायरस के थ्रू ऐसा हो, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे। तो अगर आप लोगों ने वैसे एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं है बच्चों ये प्रोसीजर, बट इस पे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते हैं, तो आपको नहीं पता है तो ध्यान रखना कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो गेमीट्स वगैरह तो बनाते नहीं है हायर ऑर्गेनिजम्स की तरह तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते नहीं है, बट सर्वाइवल के लिए इनको भी जेनेटिक चेंजेस लाना जरूरी है। तो बैक्टीरिया में जेनेटिक चेंजेस लाने के 3 मेथड्स आपको ध्यान रखने होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है कॉन्जुगेशन, जो आप 11th में पढ़ते हैं, 2 बैक्टीरिया पिलाए के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होके अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है आपने जेनेटिक्स में, तो वो जो वहां पर जो हुआ था वो ट्रांसफॉर्मेशन था। और थर्ड होता है ट्रांसडक्शन, जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं, ट्रांसडक्शन। एक वायरस के थ्रू एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन का पहुंचना। जो आपने हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जेनेटिक्स में, वहां पर आपने देखा होगा कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल पर अटैक करके अपने डीएनए को बैक्टीरिया में डाल रहा था, ठीक है। उसी को अगर हम आगे देखें उस मेथड को, मैं आपको बता देती हूँ। देखो ट्रांसडक्शन में एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि ट्रांसडक्शन में ना बेसिकली ये एक बैक्टीरियल सेल है और ये एक बैक्टीरियोफेज है। ये इससे अटैच हुआ और अटैच होकर इसने अपना खुद का डीएनए, फेज का जो डीएनए है वो इस बैक्टीरियल सेल में डाल दिया, ठीक। इसके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरियल डीएनए का लाइसिस हो जाता है। पहले ये बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे इसके खुद के मतलब बैक्टीरिया के डीएनए का तो लाइसिस हो गया, और इसने क्या किया, जो अपना डीएनए अंदर भेजा था ना, उस डीएनए ने इस मशीनरी पर कंट्रोल कर लिया और खुद की मल्टीपल कॉपीज बनाना शुरू कर दिया। तो ये जो ग्रीन कलर वाली कॉपीज आपको दिख रही हैं, ये सब फेज ने अपने डीएनए की कॉपीज बनाई हैं, ठीक है। प्लस साथ में क्या होता है बच्चों, जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है जिसके सेगमेंट्स हो गए हैं, वो भी कुछ फेज के अंदर इंसर्ट हो जाते हैं। कुछ फेजेस में क्या चला जाता है, बैक्टीरियल डीएनए चला जाता है इंस्टेड ऑफ फेज डीएनए। तो ये एक आपको ऐसी सेल दिखाई है जिसको लिखा है डिफेक्टिव फेज। समझ गए आप, ये डिफेक्टिव फेज क्यों है? क्योंकि ये वो फेज है जिसके पास खुद का डीएनए नहीं है बल्कि बैक्टीरिया का डीएनए है, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको वायरुलेंट फेज कहते हैं पूरे को, ठीक है। अब क्या होता है, अब जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ता है, एक टाइम आएगा जब बैक्टीरियल सेल बर्स्ट हो जाएगी और ये सारे फेज नई बैक्टीरियल सेल्स पर अटैक करेंगे। अब जो ये वाले फेज हैं नॉर्मल वाले, ये तो दूसरे बैक्टीरिया पे सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, लेकिन जो डिफेक्टिव फेज बना था, ये जिस बैक्टीरिया पर अटैक करेगा उसमें जब ये खुद का डीएनए भेजेगा तो वो एक्चुअली में एक बैक्टीरियल सेल का ही डीएनए है, ना कि वो फेज का डीएनए है, ओके। तो ये डीएनए आने से इस बैक्टीरियल सेल में ये साइकिल रिपीट नहीं होगा, बल्कि ये जो नया डीएनए आया है, नया मतलब इस बैक्टीरिया का डीएनए है, ये इसका कोई सेगमेंट है, ठीक है, ये इस बैक्टीरियल सेल के डीएनए में इंसर्ट हो जाएगा और अब ये बैक्टीरियल सेल एक तरह से जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म हो गई है, क्योंकि इसके पास क्या आ गया है, एक दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए का पीस आ गया है। समझ में आया? तो इस तरह वायरस ने इंटेंशनली ऐसा नहीं किया, मतलब बीच में एक जगह ऐसा हुआ था जिसकी वजह से बैक्टीरिया में ये चेंजेस आए। समझ में आया? इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसडक्शन। एनसीईआरटी में नहीं है, बट नाम पर और कभी कभी हल्का फुल्का सा मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो अगर आपको नहीं पता है तो इसे नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आंसर आपको मिल गया और ये भी समझ में आ गया ट्रांसडक्शन क्या है, ओके। देन हालांकि ट्रांसडक्शन के भी ना फिर टाइप्स होते हैं अलग अलग, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन भी होता है, नॉर्मल भी होता है, लाइसिस फेज, लाइटिक फेज, लाइसोजेनी, बहुत कुछ होता है, बट उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं अभी, ओके। ये मैंने आपको सिर्फ इसका बेसिक बता दिया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डन, चलो बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विजुअलाइजिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स सेपरेटेड बाय एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड्स में भी हर साल लगभग क्वेश्चन आता है, नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक है जिसको डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, उसमें अगर आपको डीएनए को देखना है तो कैसे देखते हैं, तो देखो पहले तो जरा मेथड रिवाइज कर लें हम। आपके बुक में जो डायग्राम है उससे थोड़ा डिफरेंट डायग्राम मैंने लिया जिससे आप समझ सकें, वो तो आपको पता ही है एनसीईआरटी का डायग्राम। ये एक चैम्बर होता है जिसमें एगारोस जेल की प्लेट बिछी रहती है। एगारोस जेल
अपने आप में ही सीविंग इफेक्ट शो करता है, एक जाली की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका, उसी में वेल्स बना देते हैं और उन वेल्स में डीएनए सैंपल्स को लोड कर देते हैं। ठीक है, इस पूरे चैम्बर को पावर सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। आपको पता है डीएनए खुद कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, इसलिए वेल्स कहाँ होंगे, कैथोड की तरफ जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक, और जो ऑपोजिट एंड है जिस तरफ आपको डीएनए को भेजना है वो पॉजिटिव यानी कि एनोड होना चाहिए। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब जैसे ही पावर सोर्स ऑन करते हैं तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स मूव करना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे मूव करते करते वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगते हैं। ये जो मूवमेंट है ये किसके बेसिस पर होता है, इट इज बेस्ड ऑन द साइज। जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतना दूर तक जाएगा, बट ऑब्वियस जो पतला है वो देर तक भाग पाएगा, जो मोटा है वो बीच में ही दम तोड़ देगा, रुक जाएगा। ठीक है, वही वाली कहानी है कि जो छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे, शॉर्टर मॉलिक्यूल्स मूव फारदेस्ट। क्लियर? तो इस तरह साइज के बेसिस पर इनका सेपरेशन हो जाता है। और फिर अब क्या होता है, अब यहां तक की टेक्निक होने के बाद देखो एक और चीज याद रखना, ये जो टेक्निक है ना ये जेनेटिक्स में भी और बायोटेक्नोलॉजी में भी कई जगह यूज होती है। तो कुछ जगह तो जब डीएनए के फ्रेगमेंट्स को इतना अलग कर लेते हैं ना, उसके बाद इन फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफर कर लेते हैं नायलॉन मेम्ब्रेन पर, जैसे आपने पढ़ा होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है, और फिर वहां से आगे का मेथड करते हैं। तो वहां तो हमको विजुअलाइजेशन की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पर इस केस में जब हम इसमें से जीन को आइसोलेट करना चाहते हैं तो हमें ये सारे फ्रेगमेंट्स दिखने चाहिए। तो इन्हें विजुअलाइज करने के लिए आपको पता है क्या यूज होता है, एक स्टेन यूज किया जाता है, दैट इज इथिडियम ब्रोमाइड, है ना, इथिडियम ब्रोमाइड। और तब आपको उसके बाद भी आपको डीएनए दिखाई नहीं देगा, यू हैव टू एक्सपोज दिस ट्रे अंडर यूवी रेज। दोनों कंडीशन जरूरी हैं, आपको इथिडियम ब्रोमाइड भी डालना है और फिर यूवी रेज का एक्सपोजर करवाना है, तब आपको डीएनए बैंड्स कौन से कलर के नजर आने लग जाते हैं, ऑरेंज कलर के, ब्राइट ऑरेंज कलर के डीएनए बैंड्स दिखने लग जाते हैं। क्लियर? तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे विजुअलाइज करेंगे। विजिबल लाइट, नो, विजिबल लाइट, तीनों में से विजिबल लाइट है तो हटा दो। लास्ट ऑप्शन है इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड डीएनए कैन बी सीन अंडर एक्सपोजर टू यूवी लाइट, एकदम करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। और हाँ, एक और चीज याद रखना कि जब हमें वो दिखने लग जाते हैं ऑरेंज कलर के, तो उनमें से जो भी हमारा डिजायर्ड फ्रेगमेंट होता है उसे उस जेल पीस से अलग करना कहलाता है इल्यूशन। इल्यूशन पे भी क्वेश्चन पूछते हैं नीट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो अलग हो गया, अब उस डिजायर्ड फ्रेगमेंट को अलग करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उसको इल्यूशन कहते हैं। उसकी डिटेल एनसीईआरटी में नहीं है, सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन ही याद रखनी है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया पूरा मेथड आप लोगों को। चलिए, अभी ये किस बेसिस पर सेपरेट होता है ना, इससे रिलेटेड भी एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन है, रुको हम पहले वो भी कर लेते हैं साथ में। ये रहा, ये नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इन एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर। इस टेक्निक में डीएनए मॉलिक्यूल्स को आप किस बेसिस पर अलग कर रहे हो। अब देखो कहाँ कंफ्यूजन होता है। एक ऑप्शन है चार्ज ओनली, साइज ओनली, चार्ज टू साइज रेशो, या ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा। अब बच्चों को लगता है कि मैम चार्ज भी तो देखा था ना हमने, यहाँ पर हमने कहा था डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और जो सामने वाला पॉजिटिव, जो ऑपोजिट इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव है। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपको जो सेपरेशन आपने करवाया डीएनए फ्रेगमेंट्स का, वो साइज के बेसिस पर ही तो करवाया, क्योंकि डीएनए के सारे ही तो मॉलिक्यूल नेगेटिवली चार्ज है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई मॉलिक्यूल नेगेटिव है कोई पॉजिटिव है, तब तो फिर ये डिपेंड करता कि कौन, मान लो कहीं बीच में हम उनको लोड करते, कौन नेगेटिव की तरफ जा रहा है कौन पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है ना, सारे ही डीएनए के मॉलिक्यूल नेगेटिवली चार्ज हैं, तो हम जो सेपरेशन कर रहे हैं वो चार्ज के बेसिस पर नहीं कर रहे। ये जो सेपरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ साइज के बेसिस पर हो रहा है। आप खोलना एनसीईआरटी, उसमें पढ़ना, क्लियरली एक लाइन लिखी हुई है कि इस टेक्निक में डीएनए मॉलिक्यूल्स का जो सेपरेशन हो रहा है इट इज बेस्ड ऑन साइज, क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, अब कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि आपके कोर्स में तो सिर्फ डीएनए के लिए ही इलेक्ट्रोफोरेसिस है, बट एक्चुअली में बायोटेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए के लिए भी होता है, आरएनए के लिए भी होता है और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के लिए भी होता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को भी इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से सेपरेट किया जाता है। तो जब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के लिए होता है ना बच्चों, तो वहां पर चार्ज एंड साइज दोनों के बेसिस पर सेपरेशन होता है, क्योंकि सारे प्रोटीन्स पर सेम चार्ज नहीं होता, अलग अलग, कुछ प्रोटीन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कुछ प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जैसे आप नहीं पढ़ते क्या
जेनेटिक्स में पढ़ते हो ना न्यूक्लियोसोम मॉडल में कि हिस्टोन प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, तो इसलिए प्रोटीन्स के लिए जब इलेक्ट्रोफोरेसिस है तो वहां तो जो सेपरेशन है वो चार्ज एंड साइज दोनों के बेसिस पर होगा, बट डीएनए और आरएनए जो कि हमेशा नेगेटिवली चार्ज होते हैं, यहाँ पर सेपरेशन ओनली साइज के बेसिस पर होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, साइज ओनली। ठीक, समझ में आ गया अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन अ प्लाज्मिड टू सर्व एज अ वेक्टर इन जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को क्या लिखा है। वैसे तो आप पढ़ते हो कि प्लाज्मिड जो कि एक वेक्टर है उसमें 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ओराई, सेलेक्टेबल मार्कर और थर्ड कौन सा था, रेस्ट्रिक्शन साइट्स। ठीक, अब यहां पर आपसे बोला है लेकिन आपको प्लाज्मिड का वो फीचर चूज करना है जो जीन क्लोनिंग के लिए जरूरी है। तो जीन क्लोनिंग के लिए तो क्या जरूरी है, मल्टीपल कॉपीज बनाना, और मल्टीपल कॉपीज किस पर डिपेंड करती हैं, ओराई पर। तो इसलिए यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हालांकि आप देखोगे तो आपको ए बी सी तीनों सही लगेंगे, बट ऑल ऑफ द अबव तो है नहीं, फिर आप चक्कर में पड़ जाओगे कि यार क्या ऑप्शन चूज करें। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो हमेशा। आप देखना कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त क्वेश्चन ना चीख चीख के कहता है कि ये आंसर है, इस चीज पे ध्यान दो, इस चीज पे ध्यान दो, इस यहाँ से आंसर निकलेगा। बट आप लोग क्या गलती करते हो, जब किसी क्वेश्चन पर अटकते हो तो क्वेश्चन को नहीं पढ़ते दोबारा, ऑप्शंस को ही बार बार पढ़ते रहते हो। अच्छा ए ये है, बी सी डी, फिर दोबारा पढ़ोगे नहीं आएगा। तो आपको आंसर बार बार नहीं पढ़ना, ऑप्शंस बार बार नहीं पढ़ने, आपको क्वेश्चन को अलग अलग एंगल से पढ़ के सोचना है। तो आपको तुरंत जैसे ही आपको कीवर्ड मिल गया क्वेश्चन में से तुरंत आंसर निकाल लोगे। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर आंसर हो जाएगा ओराई। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, while isolating DNA from bacteria, which of the following enzyme is not required? अगर हम बैक्टीरियल सेल से डीएनए का आइसोलेशन कर रहे हैं तो पहले तो हमें बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमको लाइसोजाइम चाहिए। ठीक है, फिर जो भी अलग अलग प्रोटीएज, लाइपेज वगैरह एंजाइम्स हैं उनसे सारी मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखें प्रोटीएज भी चाहिए हमको। अब 2 एंजाइम्स दे रखे हैं, आरएनएज और डीएनएज, तो आपको डीएनए को निकालना है। तो क्या आप डीएनएज डालोगे? डीएनएज डालोगे तो डीएनए वहीं पर खत्म हो जाएगा, इसलिए आरएनएज तो चाहिए आपको, डीएनएज नहीं चाहिए। तो आपसे क्या पूछा है, विच एंजाइम इज नॉट रिक्वायर्ड? तो आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज। ठीक, चलो एक और चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पे बैक्टीरिया की जगह फंजाई होता तो फंजाई में सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेज, है ना, सॉरी काइटिनेज। प्लांट सेल होती तो काइटिनेज। ओके, और बाकी एंजाइम्स कॉमन रहते हैं, प्रोटीएज, लाइपेज, डीएनएज, आरएनएज, बट डीएनएज आइसोलेशन ऑफ डीएनए में यूज नहीं होता है, बल्कि लास्ट में चिल्ड इथेनॉल डाला जाता है जिससे डीएनए प्रेसिपिटेट कर जाए और उसके थ्रेड्स ऊपर की तरफ आ जाए। ठीक है, चलिए जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करा दूं, बट फिर भी हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस के मतलब ये इन सेशंस को प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग एक बार अपने नोट्स या बुक से ज़रूर पढ़ा करो, जिससे उसी टाइम पर वो चैप्टर आपका पूरा रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूटेड इन पॉपुलराइजिंग द पीसीआर टेक्निक? अच्छा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पीसीआर टेक्निक इनमें से किस वजह से बहुत पॉपुलर हो सकी? तो देखो, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ डीएनए टेम्पलेट, डीएनए टेम्पलेट तो हमेशा से अवेलेबल होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ सिंथेटिक प्राइमर्स, मान लो आपको नहीं पता, आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, आपको पता है पीसीआर की सक्सेस का एकमात्र कारण ही ये वाले एंजाइम्स हैं, क्योंकि पीसीआर के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए, जैसे डीएनए टेम्पलेट चाहिए, प्राइमर्स चाहिए, ठीक है, और टेम्परेचर साइकिल तो थर्मोसाइक्लर से कर ही लेते हैं, और हमें चाहिए एक ऐसा एंजाइम चाहिए था जो हाई टेम्परेचर पे भी डीनेचर ना हो। तो जब थर्मोस्टेबल एंजाइम्स मिले, जैसे कि इसका एक एग्जांपल बताओ, टैक पॉलीमरेज, बहुत कॉमनली पूछते हैं ये भी नीट में, है ना। टैक पॉलीमरेज में T स्टैंड्स फॉर थर्मस, AQ मीन्स एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस जो कि एक थर्मोफाइल है, हाई टेम्परेचर में रहने वाला बैक्टीरिया है। उसमें जब साइंटिस्ट ने देखा कि यार ये हाई टेम्परेचर पर रहता है और सर्वाइवल के लिए इसको भी अपना डीएनए रेप्लिकेट करना होता होगा, तो ये कैसे अपना डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा है? क्योंकि इसमें जो एंजाइम्स हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी डीनेचर नहीं होते। तो उन एंजाइम्स को इस टेक्निक में यूज किया गया
जिससे ये टेक्निक सक्सेसफुल रही, और इसका क्रेडिट जाता है कैरी मुलिस को। कैरी मुलिस पीसीआर के मतलब पूरी जो पीसीआर टेक्निक है उसके डिस्कवरी के लिए, नाम आप लिख लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है। कैरी मुलिस को नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए, ठीक है, KARY, कैरी मुलिस, ध्यान रखिएगा, ऐड कर लेना ये पॉइंट, आप लोग पूछते हैं नीट में, ठीक है। और पीसीआर को अगर आप रिवाइज करना चाहते हो, चलो अभी आगे करा दूंगी, शायद मैंने एक डायग्राम में आगे इंक्लूड किया है, ओके, ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलो देन नेक्स्ट, तो यहाँ पर ये ऑप्शन है बच्चों, डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। ये सिंथेटिक प्राइमर्स तो फिर भी इजीली मिल जाते हैं, मेन जो चैलेंज था वो इसी का था, एक थर्मोस्टेबल एंजाइम चाहिए था जो नहीं मिल पा रहा था। क्लियर, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, किसके बारे में पढ़ रहे हैं अब हम, सेलेक्टेबल मार्कर्स। इस चैप्टर का अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट बट बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक, बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है कि सेलेक्टेबल मार्कर्स काम कैसे करते हैं। अगेन रिमाइंडिंग यू, नहीं समझ में आ रहा है तो लेक्चर जरूर देखना, बहुत अच्छे से डायग्रामेटिकली मैंने एक्सप्लेन किया है कि सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, ठीक है। सो इन अ वेक्टर यूजुअली हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ, अच्छा ये वही कंफ्यूजन होता है बच्चों को, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, आपसे पूछा है कि जो सेलेक्टेबल मार्कर्स में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जब हम यूज करते हैं तो वो हमें इनमें से किसको सेलेक्ट कराने में हेल्प करता है, कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल्स, बिल्कुल नहीं। कॉम्पिटेंट का मतलब तो एक तरह से बैक्टीरिया में जीन को ट्रांसफर करने के लिए उसको केपेबल बनाना, उसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है। अब दो ऑप्शंस हैं, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स या रिकॉम्बिनेंट सेल्स। इस चैप्टर में दोनों ही वर्ड्स बहुत कॉमनली यूज हुए हैं, कुछ बच्चे तो दोनों को सिनोनिम समझते हैं कि ट्रांसफॉर्म और रिकॉम्बिनेंट का एक ही मीनिंग है, बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग हैं। एक्चुअली क्या होता है, मैं इस प्रोसेस को बिल्कुल शॉर्ट में तुम्हें समझा देती हूँ एक डायग्राम के थ्रू। देखो वेक्टर में, प्लाज्मिड में सबसे कॉमन वेक्टर पता है आपको, PBr322, ठीक है। ये जो PBr322 है इसका डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट के लिए अच्छे से इस डायग्राम को रिवाइज करके जाना, बोर्ड्स में भी हर साल लगभग क्वेश्चन आता है। इसमें एंजाइम्स वगैरह सब दे रखे हैं, कौन सा एंजाइम कहाँ एक्ट करता है, इसके नाम पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। दो सेलेक्टेबल मार्कर्स दिखाए हैं आपको, AMPR, TETR, और आए इसके पास है ही, ROP एडिशनल है जिससे कुछ ऐसी प्रोटीन्स बनाता है जो रेप्लिकेशन में मदद करे। अब देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये जो ट्रांसफॉर्म्ड और रिकॉम्बिनेंट सेल्स हैं इन दोनों में फर्क क्या होता है। देखना, अगर मान लीजिए हम किसी टेक्निक में BAMH फर्स्ट एंजाइम यूज कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस उसने यहां पर कट लगाया होगा इस जगह पर, तो ये वाला जो जीन है कौन सा, TETR, द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, वो जीन अब टूट गया है, डिस्टर्ब हो गया है, उसकी सीक्वेंस को हमने डैमेज कर दिया, यस और नो। तो इसका मतलब जिस बैक्टीरियल सेल में ये वाला प्लाज्मिड जाएगा, कौन सा, जिस पर इसने कट लगा के नए जीन को इंसर्ट किया होगा, यानी एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जिसमें जाएगा, वो बैक्टीरियल सेल में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं होगा, यस और नो। ये बात तो क्लियर है ना आप लोगों को। क्या बोला मैंने कि अगर आप एक ऐसा एंजाइम यूज कर रहे हो जिसकी साइट TETR पर है तो ये प्लाज्मिड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लॉस्ट कर देगा, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा, देखो एक्चुअली क्या होता है, बायोटेक में जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, पढ़ने पर तो उसको ऐसे ही पढ़ते हो कि इसमें पर्टिकुलर ये एक्शन हुआ, बट वहाँ तो बहुत सारे बैक्टीरियल सेल्स हैं, कल्चर मीडियम होता है, तो बहुत सारी चीज़ों पर ये एक्सपेरिमेंट होता है। और आपको पता है सब ब्लाइंड प्रोसीजर्स हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कोई दिखती हुई चीज़ है कि अच्छा ये प्लाज्मिड है, यहाँ इसने कट लगाया, यहाँ जीन इंसर्ट किया, सब कुछ एक मीडियम में हो रहा है जहाँ हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि क्या हुआ है एक्चुअली में, ओके। तो होता क्या है बच्चों, हमारे पास एक प्लाज्मिड्स का मिक्सचर होता है, उसमें बहुत सारे PBr322 हैं, ठीक है। हमने उसमें एंजाइम डाल दिया ये वाला, उसने कुछ प्लाज्मिड्स पे तो कट लगाया होगा और कुछ पे नहीं लगाया होगा, ओके। जिन प्लाज्मिड्स पे कट लगाया होगा उन पर फॉरेन जीन इंसर्ट कर दिया होगा, ठीक है, लाइगेज एंजाइम की मदद से, कुछ भी नहीं पता हमको, अब हमें पता लगाना है। तो पहले तो ये बताओ मुझे कि कितनी तरह की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर होंगी। अगर हमने एक प्लाज्मिड का मिक्सचर लिया है और उसमें ये सब चीज़ें डाली है तो क्या हुआ है, कुछ प्लाज्मिड्स तो ऐसे हैं जिन पे कट लगा ही नहीं, जो एज इट इज़ हैं जैसे पहले थे, कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे हैं जो रिकॉम्बिनेंट बन चुके हैं, यानी उनमें एक नया जीन इंसर्ट हो चुका है। तो अब बैक्टीरियल सेल में या तो ये वाला प्लाज्मिड गया होगा जिस पर कट लगा है, यानी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, और कुछ बैक्टीरियल सेल्स में ओरिजिनल प्लाज्मिड भी तो गए होंगे, यस और नो, जिन पे कट ही नहीं लगा। और एक और पॉसिबिलिटी भी है यहाँ पर, क्या,
कुछ बैक्टीरियल सेल्स ऐसी भी होंगी जिनमें प्लाज्मिड गया ही नहीं होगा। ये 3 पॉसिबिलिटीज हमेशा इस एक्सपेरिमेंट में रहती हैं। ओके, एक वो केस जिसमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स गए हैं, एक वो केस जिसमें नेचुरल प्लाज्मिड्स गए हैं, ये वाले मतलब, और एक वो केस जिसमें प्लाज्मिड गया ही नहीं बैक्टीरियल सेल में, क्योंकि सब कुछ मिक्सचर पे हो रहा है। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पर, अब ये जो 3 तरह के केसेस हैं, इनमें से हमें पता करना है कि ये भी, इसमें भी एक चीज और ध्यान रखना है कि एक एक सेल पर नहीं हो रहा, यहाँ पर भी बहुत सारी बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं, उनमें ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस बैक्टीरियल कॉलोनी में क्या चेंज हुआ है, तो उसके लिए हमारी मदद करेगा अब सेलेक्टेबल मार्कर। क्या करते हैं, अगर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को यूज कर रहे हैं तो हम इन बैक्टीरियल कॉलोनीज को एक ऐसे कल्चर मीडियम में रखते हैं जिसमें पहले हमने एम्पिसिलिन डाला। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो भी एंजाइम आप यूज करते हो ना कट लगाने के लिए, वो एंजाइम जिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पर कट लगाए उसका ऑपोजिट वाला पहले यूज करना है। ठीक है, मान लो अगर मैंने इस टेक्निक में PVU फर्स्ट एंजाइम लिया होता तो फर्स्ट कल्चर मीडियम में मैं टेट्रासाइक्लिन ऐड करती, ये हमेशा जरूरी है, तुम्हें पता चल जाएगा क्यों। तो यहाँ पर क्योंकि हमने BMH फर्स्ट लिया है तो फर्स्ट कल्चर मीडियम में हमको ऑपोजिट वाला यानी एम्पिसिलिन डालना है। अब बताओ क्या होगा, एम्पिसिलिन अगर इस कल्चर मीडियम में है तो ध्यान से बताना मुझे, जिन 2 तरह की बैक्टीरियल सेल्स में चाहे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया हो या ओरिजिनल प्लाज्मिड गया हो, इन दोनों के पास AMPR तो है ना, AMPR तो डिस्टर्ब हुआ ही नहीं ना, तो ये दोनों एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट होंगी, इनको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जिन सेल्स में गया ही नहीं ये प्लाज्मिड, वो सेल्स एम्पिसिलिन में मर जाएंगी, दे डाइड, यस और नो। तो वो सेल्स कहलाती हैं बच्चों नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी पहली बात तो वो सभी बैक्टीरियल सेल्स जिनमें प्लाज्मिड्स गए हैं, चाहे वो कैसा भी प्लाज्मिड हो, वो कहलाती हैं रिकॉम्बिनेंट्स। क्या कहलाती हैं, रिकॉम्बिनेंट्स, सॉरी रिकॉम्बिनेंट्स नहीं, ट्रांसफॉर्मेंट्स, दे आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेंट्स। और जिनमें प्लाज्मिड गए ही नहीं होते उनको कहते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो पहले तो हमें इस जीन ने क्या पता करने में मदद की कि कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, अब इन ट्रांसफॉर्मेंट में भी 2 पॉसिबिलिटीज है ना, एक तो है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स जिनमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया है, और एक है नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स, या आप कह लो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स। हैं दोनों ही ट्रांसफॉर्मेंट्स के टाइप्स, एक के पास रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है और एक के पास नॉर्मल प्लाज्मिड है या नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। ठीक है, अभी तो हमें इन दोनों को भी सेपरेट करना है। तो अब क्या करते हैं कि एक दूसरा कल्चर मीडियम प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए इसको एंटीबायोटिक डबल प्लेटिंग मेथड कहते हैं। उस कल्चर मीडियम में अब आपको ये वाला एंटीबायोटिक डालना है, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, और एक और बात क्या सबसे इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी में कहीं भी मेंशन नहीं है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आप सोचना अगर मैंने इन बैक्टीरियल सेल्स को सीधा इसमें डाल दिया, 2 तरह की कॉलोनीज बची है मेरे पास, सीधा उनको टेट्रासाइक्लिन में डाल दिया, तो सोच के बताओ कौन सी सर्वाइव करेंगी और कौन सी मर जाएंगी। इधर देखो, जिनमें TETR कट हो चुका है वो मर जाएंगी ना, क्योंकि उनमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं रहा। यानी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स या रिकॉम्बिनेंट सेल्स जो हैं वो दे डाइड, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है जिनमें कट नहीं लगा था वो सर्वाइव करेंगी। पर ये तो गड़बड़ हो गई, हमें तो आगे के एक्सपेरिमेंट के लिए कल्चर करने के लिए कौन सी सेल्स चाहिए थी, ये वाली चाहिए थी ना, वी वांट रिकॉम्बिनेंट्स, तभी तो हम उनको बायोरिएक्टर्स में कल्चर करके अपना प्रोडक्ट लेंगे। बट वो तो पहले ही मर गई, तो फिर कहानी यहीं पे खत्म हो गई। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, इस मेथड में क्या करते हैं, जब हम इन बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो सीधा ट्रांसफर नहीं करते, बल्कि पहले इन बैक्टीरिया की एक रेप्लिका क्रिएट करते हैं। वो कैसे करते हैं वो अभी आपको नहीं समझना, वो बहुत डिटेल्ड बात है, बट यस ऐसा पॉसिबल है कि कल्चर मीडियम का रेप्लिका क्रिएट कर सकते हो आप, उसी कल्चर मीडियम को एग्जैक्टली रेप्लिकेट किया जा सकता है। मतलब वो जेरोक्स मशीनरी की तरह नहीं, कुछ मेथड्स होते हैं उसके। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है रेप्लिका ऑफ कल्चर मीडियम इज इंक्यूबेटेड विद द टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो अब जो कॉलोनीज मर रही हैं ओरिजिनल में से उनको निकाल लेना है, क्योंकि वो आपको आगे के एक्सपेरिमेंट में मदद करेंगी। समझ में आ गई बात, इसलिए रेप्लिका क्रिएट करना जरूरी था। ओके, और जो सरवाइव कर रही है इसका मतलब वो हमारे काम की नहीं है। तो इस तरह से इस मेथड से ये पता लगाया हमने कि कौन, पहले तो क्या पता लगाया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को एलिमिनेट कर दिया, फिर इनमें से रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग कर लिया। समझ में आ गया मेथड। फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो आप लेक्चर देख लेना, वहां और डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने। अब देखो,
अब यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर इन्होंने ट्रांसफॉर्म्ड भी दे दिया और रिकॉम्बिनेंट भी दे दिया। तो मुझे बताओ कि अगर मैं ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल्स को चूज कर लूँ तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगा क्या? क्योंकि ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल्स में दोनों आ गए, रिकॉम्बिनेंट भी आ गए और नॉन रिकॉम्बिनेंट भी आ गए, ठीक है। तो इसलिए चूज तो हम ये भी कर सकते थे रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल सेल्स, इनको भी एलिमिनेट करने में हमें पता मदद की इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ने, लेकिन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल्स यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। वैसे भी आपकी बुक में लिखा है कि ये जो सेलेक्टेबल मार्कर है वो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसीजर है उसके बाद हमें मदद करता है बैक्टीरिया को सेलेक्ट करने में, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल्स यहाँ पे मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। और क्यों हमने इसको प्रायोरिटी दी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेंट्स में दोनों आ जाते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स भी और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स भी। और यहाँ पर एक और स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ऑल रिकॉम्बिनेंट्स आर ट्रांसफॉर्मेंट्स, सभी रिकॉम्बिनेंट्स एक तरह के ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं। देखना जरा, ऑल रिकॉम्बिनेंट्स आर ट्रांसफॉर्मेंट्स बट ऑल ट्रांसफॉर्मेंट्स आर नॉट रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि इसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट्स भी आते हैं। बट ऑल ट्रांसफॉर्मेंट्स आर नॉट रिकॉम्बिनेंट्स, यस और नो। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो ये भी समझ में आ गया होगा, वरना दोबारा एक बार कॉन्सेप्ट को देखो, समझो, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। डन, अच्छे से समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू फैसिलिटेट। आपके इस चैप्टर में बच्चों एक टॉपिक दे रखा है कॉम्पिटेंट होस्ट, है ना। इसका मतलब क्या है कि जब हम सारा प्रोसीजर जो भी हमें आइसोलेट वगैरह करना है डीएनए को, उसमें से जीन निकालना है, वो सब हमने कर लिया। अब हमें फाइनली बैक्टीरियल सेल में डीएनए को इंसर्ट करना है, बैक्टीरियल सेल में या प्लांट सेल, एनिमल सेल, होस्ट सेल में डीएनए को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए डीएनए नेचुरली, मतलब सेल के पास ना नेचुरल कैपेसिटी नहीं होती, इनहेरेंट कैपेसिटी नहीं होती है डीएनए को रिसीव करने की। क्यों? क्योंकि एक तो डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, यू ऑल नो। और आपने जब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा होगा तब अच्छे से पढ़ा होगा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। तो लिपिड्स जो हैं वो लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स को तो इजीली अलाउ कर देते हैं, बट हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के लिए कैरियर गेट्स होने चाहिए, कैरियर प्रोटीन्स होनी चाहिए, उनके थ्रू ही वो मॉलिक्यूल अंदर बाहर जा सकते हैं। अब डीएनए हाइड्रोफिलिक है, अब नेचर को तो पता नहीं था कि ह्यूमन बींग्स आगे जाकर ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे जहां पर डीएनए को एक सेल से निकालकर दूसरी सेल में डालेंगे। तो नेचर ने तो डीएनए के लिए कोई कैरियर चैनल गेट्स बनाए नहीं है, तो फिर डीएनए अंदर एंटर कैसे करे? तो इसलिए, और दूसरी बात डीएनए नेगेटिवली चार्ज भी है, यानी पोलर मॉलिक्यूल भी है। तो पोलर मॉलिक्यूल हो चाहे हाइड्रोफिलिक हो, दोनों पे ये बात अप्लाई होती है कि उन्हें सेल में एंटर या एग्जिट करने के लिए क्या जरूरी होता है? चैनल गेट्स चाहिए होते हैं। तो अब वो तो है नहीं सेल के पास, तो हमें कुछ ऐसे मेथड्स की जरूरत है जिससे हम सेल को कॉम्पिटेंट बना सकें, यानी वो रिसीव कर सके उन डीएनए को। और उसके लिए जो मेथड्स यूज किए जाते हैं उन्हें आप कहते हैं जीन ट्रांसफर मेथड्स। जैसे आपके एनसीईआरटी में एक तो डाइवेलेंट केटायन मेथड बताया, ये हीट शॉक मेथड, जीन गन दे रखा है ना, और माइक्रो इंजेक्शन मेथड दे रखा है, डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स के थ्रू कैसे भेजते हैं वो डिस्कस कर रखा है। ओके, तो यहाँ पर हीट शॉक मेथड की बात की है, तो हीट शॉक मेथड में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके बुक में दे रखा है कि पहले बैक्टीरियल सेल्स को आइस पर रखते हैं कुछ समय के लिए, फिर हीट शॉक देते हैं, लगभग 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर उन सेल्स को रखा जाता है, और फिर दोबारा से उन्हें आइस पर रखते हैं। ऐसा करने से बैक्टीरियल सेल्स में बहुत छोटे छोटे से पोर क्रिएट हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे से, और ये जो पोर हैं ये ट्रांजिएंट होते हैं, परमानेंट पोर नहीं है। बैक्टीरियल सेल का लाइसिस नहीं करना है हमको, ट्रांजिएंट पोर क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं। प्लस यहाँ पर कैल्शियम आयंस को भी यूज किया जाता है, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है ना, तो वो डीएनए मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर लेंगे, सेल से अटैच करवा देंगे, और फिर जैसे ही ट्रांजिएंट पोर क्रिएट होंगे डीएनए अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कैसे करते हैं बाइंडिंग ऑफ डीएनए टू द सेल वॉल, अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, जो अभी मैं बात कर रही थी कि अपटेक ऑफ डीएनए यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के थ्रू हो रहा है क्या? नहीं, सेल के पास नेचुरली कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नहीं होता डीएनए के लिए। ओके,
अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू ट्रांजिएंट पोर्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल, बिल्कुल ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, नहीं। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज, जो आप लोग वहां भी पढ़ते हैं ना डीएनए रेप्लिकेशन में, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को कनेक्ट करता है, तो वही डीएनए लाइगेज यहां भी यूज होता है। किसमें? इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आपको पता है कि जब स्टिकी एंड्स क्रिएट हो जाते हैं, मान लो ये एक स्टिकी एंड क्रिएट हो गया, ठीक है, और यहां पर आकर एक डिजायर्ड जो आपका जीन है वो ऐड होगा, तो जब ये ऐड होगा तो इनको आपस में जोड़ना पड़ेगा ना। जो भी यहाँ पर, जैसे मान लो इसको मैं सीधा करके बनाऊं अगर, तो मान लो ये एक ऐसा स्टिकी एंड था, ठीक, और यहाँ पर आपने एक नया डीएनए का पीस ऐड किया है, ओके, यहाँ पर भी है आगे का पार्ट। तो ये जो आमने सामने के बेस है ना, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो अपने आप बन जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स का तो नेचर होता है जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री बेस एक दूसरे के सामने आते हैं तो तुरंत हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन इस न्यूक्लियोटाइड को इससे कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर और यहाँ पर कौन से बॉन्ड्स की जरूरत पड़ेगी? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स की। और वो कौन बनवाता है? लाइगेज एंजाइम। इसलिए कभी भी आरडीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं तो लाइगेज एंजाइम भी रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है लाइगेज की इंपॉर्टेंस। फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन टू डीएनए फ्रेगमेंट्स, यस। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन स्टिकी एंड्स ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। देखो कैसे ऑप्शंस फ्रेम करते हैं। सेकेंड ऑप्शन में कहा है कि स्टिकी एंड्स वर्ड लिखा है, तो जनरली हम क्या करते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते। हमने पढ़ा होता है कि यार स्टिकी एंड्स को ज्वाइन करता है, बट स्टिकी एंड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में थोड़ी ना काम आ रहा है लाइगेज, ये तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने में काम आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, ना कि बी। स्टिकी एंड्स देखकर टिक नहीं कर देना है आपको, ठीक। लाइगेशन ऑफ ऑल प्यूरिन्स, नो। नन ऑफ द अबव, नो। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज नॉट अ सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियस का सोर्स नहीं है, वो बताना है आपको। देखें, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, यस, जो आपके हिंड वाले जो भी एंजाइम्स हैं, हिंड सेकेंड थर्ड, वो सब इसी से मिलते हैं। इश्चीरिशिया कोलाई, इको आर फर्स्ट वगैरह जो एंजाइम्स हैं वो इसी से मिलते हैं। एंट अमीबा कोलाई, खा गए चक्कर। एंट अमीबा कोलाई कोई बैक्टीरिया ही नहीं है बच्चों, प्रोटोजोन है जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा नाम बना दिया है। तो एंट अमीबा कोलाई वैसे भी गलत है और ये कोई बैक्टीरिया है ही नहीं, ठीक। एंड लास्ट ऑप्शन है बेसिलस एमाइलोलिक्विफेशियंस। हो सकता है आप नीट में ये ऑप्शन भी चूज कर लेते, क्योंकि ऐसा कोई भी नाम इस पूरे चैप्टर में कहीं भी नहीं दिया। लेकिन अगर आपने इस पीबीआर के डायग्राम को देखा हो तो यहाँ पर एक एंजाइम था बैम, ये रहा बैम एच फर्स्ट। इसमें कभी पता करने की कोशिश की है बीएएम क्या है? बीएएम एक्चुअली इसी बैक्टीरिया का शॉर्ट फॉर्म है, बैसिलस एमाइलोलिक्विफेशियंस में बी, और ये रहा एएमएम, ठीक है। तो आप चाहें तो एनसीईआरटी में बैम फर्स्ट के पास इस एंजाइम का नाम, इस बैक्टीरिया का नाम भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, विच स्टेप्स आर कैटलाइज्ड बाय टेक डीएनए पॉलीमरेज इन अ पीसीआर रिएक्शन। अभी हमने थोड़ी देर पहले इस एंजाइम की बात की थी, थर्मोस्टेबल एंजाइम। अब आपसे पूछा है कि पीसीआर के जो 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन, इन तीनों में से ये एंजाइम पर्टिकुलरली कहाँ यूजफुल है? तो आपको पता है, आपने एनसीईआरटी का डायग्राम अच्छे से देखा होगा। चलो पीसीआर रिवाइज कर लेते हैं। पहला स्टेप होता है, आपको पता है पीसीआर की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इस टेक्निक में आप करवा तो डीएनए रेप्लिकेशन रहे हो, बट जब डीएनए रेप्लिकेशन सेल के अंदर होता है तो वहां पर कितने सारे एंजाइम्स की जरूरत पड़ी थी, याद करो। पहले डीएनए को खोलने के लिए हेलिकेज था, फिर प्राइमर को जोड़ने के लिए प्राइमेज था, फिर एक एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए डीएनए पॉलीमरेज आया था, और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के लिए लाइगेज भी आया था, है ना। यहाँ इस टेक्निक में एक ही एंजाइम चाहिए आपको सिर्फ, वो है डीएनए पॉलीमरेज। तो बाकी एंजाइम्स का काम किसने किया? बाकी एंजाइम्स का काम टेम्परेचर ने ही कर दिया। टेम्परेचर को कम ज्यादा करके इस टेक्निक में आप डीएनए के दोनों फ्रेगमेंट्स को अलग भी कर लेते हो, जिसको आप कहते हो डीनेचुरेशन। प्राइमर्स को ऐड करने के लिए टेम्परेचर को थोड़ा डाउन ले आते हो, जिसको आप कहते हो अनीलिंग। लगभग 60 से 65 डिग्री पे ले आते हो टेम्परेचर को, जबकि यहाँ पर लगभग 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। और फिर अनीलिंग का मतलब होता है एडिशन ऑफ प्राइमर। और देखो यहाँ पर कोई कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डीएनए फ्रेगमेंट पूरे पूरे अलग हो गए हैं।
तो इसलिए प्राइमर एकदम ऑपोजिट एंड्स पर जुड़ जाएंगे, ठीक है। और अब दोनों ही तरफ कंटिन्यूअस फॉर्मेशन चलेगा, यहाँ पर 5 to 3 इस डायरेक्शन में और यहाँ पर 5 to 3 इस डायरेक्शन में। इस स्टेप को आप कहते हैं एक्सटेंशन, यानी प्राइमर के बाद एक एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाना, और इसमें जरूरत पड़ेगी आपको टैक पॉलीमरेज की, ठीक है। और ये तीनों स्टेप्स मिलकर पीसीआर का एक साइकिल हुआ। ऐसे बार बार साइकिल्स रिपीट होते जाते हैं। विद इन 30 साइकिल्स आपको सोचिए 1 बिलियन कॉपीज मिल जाएंगी। कई बार बच्चों को ये ऐसा लगता है कि मैम ये कैलकुलेशन तो गलत है, आप करके देखना। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, शुरू में नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा, बट जब आप 30th टाइम सेल्स को डबल कर रहे होंगे, डीएनए को डबल कर रहे होंगे, तो लगभग यही वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीसीआर के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको थर्मोसाइक्लर कहते हैं, ठीक है। एक छोटी सी मशीन होती है सिंपली थर्मोसाइक्लर, उसमें बस टेस्ट ट्यूब में ये सब चीजें लोड करके उसको उसमें रखना होता है, और टेम्परेचर साइकिल्स का उसमें सॉफ्टवेयर सेट होता है, वो चलता रहता है, उसके अकॉर्डिंग डीएनए की कॉपीज होती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा है कि ये एंजाइम कहाँ यूज होता है, तो एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एंड ऑन द टेम्पलेट डीएनए। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हमें लग रहा है एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एंड का क्या मतलब है, तो यही कि जहां पर प्राइमर जुड़ चुका है उसके आगे की तरफ एक्सटेंशन होगा, वो एक्सटेंशन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अच्छा हाँ, यहाँ पर एक्सटेंशन पे वापस से अनिलिंग पे टेम्परेचर कम किया था, यहाँ पर वापस से बढ़ाकर कुछ 70-72 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आते हैं, इसीलिए हमको थर्मोस्टेबल एंजाइम चाहिए। ओके, क्लियर है क्वेश्चन? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A bacterial cell was transformed with a recombinant DNA molecule that was generated using a human gene। ठीक है भाई, हमने बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया है। अब वो पूछ रहा है लेकिन जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, जो रिकॉम्बिनेंट सेल है, इट डिड नॉट प्रोड्यूस द डिजायर्ड प्रोटीन। फिर भी वो भाई ट्रांसफॉर्मेंट है और साथ में रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसमें गया है, तो वो एक रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है। पर फिर भी वो प्रोटीन नहीं बना रही है जिसका जीन हमने डाला है, तो उसका कारण क्या रहा होगा, देखते हैं। ह्यूमन जीन मे हैव इंट्रॉन विच बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोसेस। बिल्कुल ठीक, बताती हूँ इसका मीनिंग। अमीनो एसिड कोडोन्स फॉर ह्यूमन्स एंड बैक्टीरिया डिफरेंट। ये जेनेटिक्स और बायोटेक को मिलाकर बना हुआ क्वेश्चन है। क्या आपने ऐसा पढ़ा है कि जो कोडोन्स हैं वो बैक्टीरिया और ह्यूमन्स में अलग अलग जीन अलग अलग अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं? नहीं, यूनिवर्सल नेचर होता है, सभी में सेम प्रोटीन्स के लिए, सेम अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। ह्यूमन प्रोटीन इज फॉर्म्ड, प्रोटीन बनेगी तो सही लेकिन बैक्टीरिया में डिग्रेडेड हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होता। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्यों सही है? आपने पढ़ रखा है जेनेटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को कंपेयर करें तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में से हमारे पास स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट मतलब हमारे डीएनए पर एक एक्सॉन एक इंट्रॉन, एक एक्सॉन एक इंट्रॉन, कुछ इस तरह की सीक्वेंस होती है। तो जब आरएनए बनता है तो उसमें भी इंट्रॉन्स आते हैं। इंट्रॉन्स का मतलब इंटरप्टेड सीक्वेंसेस, ये वो सीक्वेंसेस हैं जो आरएनए को ट्रांसलेट नहीं होने देंगी। तो हमारे में एक स्प्लाइसिंग का प्रोसेस होता है, आपको पता है, जिसमें इंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं और सिर्फ एक्सॉन रह जाता है मैच्योर आरएनए में, और फिर ये ट्रांसलेट हो जाता है और प्रोटीन बना देता है। और क्या ये सारी मशीनरी प्रोकैरियोट्स में होती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट ही नहीं है, तो नो स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग की जरूरत ही नहीं है, तो इनमें कभी भी इस तरह की चीजें हैं ही नहीं। अगर हमने एक्सपेरिमेंट करने से पहले ये बात ध्यान नहीं रखी और एक ऐसा यूकैरियोटिक जीन उठाया है, ह्यूमन जीन लिया है ना, एक ऐसा यूकैरियोटिक जीन बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया है जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रखता है, तो बैक्टीरिया में क्या होगा? आपका जीन तो आ गया, ये मान लो आपका डीएनए जो आपने इंट्रोड्यूस किया, जब इसने आरएनए बनाया होगा तो उसमें एक्सॉन इंट्रॉन्स होंगे। जब तक इंट्रॉन्स रहेंगे तब तक ये ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकता, और बैक्टीरिया के पास मशीनरी भी नहीं है स्प्लाइसिंग की। तो इसलिए टेक्निक करने से पहले ये सब बातें ध्यान रखी जाती हैं। अगर ऐसा कोई डीएनए होता है, जीन होता है, तो पहले उसमें कुछ स्पेशल प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद ही उसको फिर इसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टली कहीं नहीं दिया है एनसीईआरटी में, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों, एक मिनट रुको कि हमने ना एक क्वेश्चन मिस किया है, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन और था। वेट अ मिनट, हाँ देखो ये रहा। नहीं, मुझे लग रहा था कि वो क्वेश्चन आया क्यों नहीं अभी तक। दिस वन,
रेस्ट्रिक्शन इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेफर टू, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में जो रेस्ट्रिक्शन वर्ड है वो किसको रेफर करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपको पता है कि वैसे तो रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है किसी को रोकना, देखा जाए तो ये एंजाइम्स तो कट लगा रहे हैं, तो इनके नाम में रेस्ट्रिक्शन वर्ड क्या कर रहा है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब इनकी डिस्कवरी हुई थी, आर्बर ने इनकी डिस्कवरी की थी, आपकी बुक में आर्बर का नाम नहीं है, तो उन्होंने क्या किया बच्चों, वो कुछ अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या स्टडी कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि बैक्टीरिया में जब बैक्टीरियोफेज अटैक करता है और अपने डीएनए को इसमें भेजता है तो क्या होता है, ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है, कुछ बैक्टीरियल सेल्स में दो एंजाइम्स उन्हें मिले, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? उनमें से एक एंजाइम इस फेज के डीएनए को कट कर देता है। फेज के डीएनए को कट कर दिया मतलब फेज अपना साइकिल ही इनिशिएट नहीं कर पाएगा और यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो इस एंजाइम ने क्या किया, बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोका, बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्ट कर दिया इसकी ग्रोथ को, इसलिए उन्होंने इनको नाम दिया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, तो जो रेस्ट्रिक्शन वर्ड है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? देखना, क्लीविंग ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन डीएनए। नो डाउट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम है कि वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करता है, लेकिन इसकी वजह से रेस्ट्रिक्शन नाम नहीं है इसका। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन, फिर लगेगा तुम्हें हाँ मैम ये बात भी इसके लिए सही है, बट अगेन रेस्ट्रिक्शन वर्ड इसकी वजह से नहीं दिया गया। ये तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बात हो रही है ना। थर्ड दिया है प्रिवेंशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज बाय द होस्ट बैक्टीरिया, बिल्कुल सही, इसीलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहा गया इनको। तो ऑल ऑफ द अबव मत टिक कर देना, ये देखकर कि तीनों ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की प्रॉपर्टी है। आपको पर्टिकुलरली क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। यहाँ रेस्ट्रिक्शन वर्ड का मीनिंग पूछा है तो ऑप्शन सी। ठीक है, और क्या आपको ये याद है कि दूसरा एंजाइम क्या करता है? ये जो दूसरा एंजाइम है ये हमारे बायोटेक में यूज नहीं आता, बट उन्होंने क्या देखा कि ये जो एंजाइम है जो डीएनए को कट करता है वो बहुत ही स्पेसिफिक है। अगर उसे अपनी सीक्वेंस दिखी तो वो डीएनए को कट कर देगा। मान लो सेम सीक्वेंस बैक्टीरिया के खुद के डीएनए पर भी है, तो ये एंजाइम ये नहीं सोचेगा कि मैं कट लगाऊं या नहीं, ये तो यहाँ भी कट लगा देगा और बैक्टीरिया का खुद का डीएनए ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए नेचर ने बैक्टीरिया को एक एडिशनल एंजाइम दिया जिसको मिथाइलेज कहते हैं। ये क्या करता है, ये मिथाइल ग्रुप को यहाँ पर ऐड कर देता है डीएनए के उस सीक्वेंस पर जो इसके लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। मिथाइल ग्रुप ऐड होने की वजह से ये एंजाइम आइडेंटिफाई कर लेता है कि यहाँ पर अब मुझे कट नहीं लगाना, या यूं कह लो मिथाइलेटेड डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट नहीं करते। ठीक है, तो बैक्टीरिया में एक तरह से ये इनका इम्यून सिस्टम हो गया। एक एंजाइम से उन्होंने खुद के पार्ट को बचा लिया और दूसरे एंजाइम से दुश्मन को खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अगर आप आरडीएनए बनाना चाहते हो तो इनमें से क्या नहीं चाहिए आपको? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो चाहिए ही चाहिए, डीएनए लाइगेज में भी बताया मैंने आपको, स्टिकी एंड्स को जोड़ने के लिए चाहिए, मतलब जरूरी नहीं है स्टिकी एंड हो चाहे ब्लंट एंड हो, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए चाहिए, डीएनए फ्रेगमेंट्स भी चाहिए, उसके बिना कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाओगे। ई कोलाई, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि ज्यादातर टेक्निक्स में आपने ई कोलाई का नाम पढ़ा है, बट क्या हमेशा हर टेक्निक में ई कोलाई चाहिए क्या आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए? कोई जरूरी नहीं है। तो ई कोलाई यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये दो क्वेश्चन हमारे बीच में से रह गए थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आ जाओ तुम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी चूजन फॉर बेस्ट यील्ड इफ वन वर टू प्रोड्यूस अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इन लार्ज अमाउंट। अगर आपको लार्ज अमाउंट में कल्चर करना है अपने रिकॉम्बिनेंट सेल्स का, तो आपको पता है आप बायोरिएक्टर्स यूज करते हैं। अब देखो जरा क्या ऑप्शंस बनाए हैं यहाँ पर, मतलब 90% बच्चे इसका आंसर गलत करके आ जाएंगे अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो। फर्स्ट ऑप्शन, लेबोरेटरी फ्लास्क ऑफ लार्जेस्ट कैपेसिटी, कितना भी बड़े कैपेसिटी का फ्लास्क को आप कितना ही कल्चर कर लोगे, लार्ज स्केल कल्चर में कभी भी फ्लास्क तो यूज नहीं कर सकते हम, हटा दो इस ऑप्शन को। स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर, इसके आगे जनरली बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, यहीं पर पढ़ के ऑप्शन को सही लगा देगा, बट पढ़ो क्या लिखा है, विदाउट इनलेट एंड आउटलेट। ये एक ऐसा बायोरिएक्टर है जिसमें इनलेट और आउटलेट नहीं लगे हुए हैं। आपने
अगेन देखो, मैंने इसीलिए कह रही हूँ कि बायोटेक को समझने के लिए थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना जरूरी है। एनसीईआरटी में सिर्फ 2 वर्ड्स दे रखे हैं, बैच कल्चर और कंटिन्यूअस कल्चर, वो भी शायद बहुत ही शॉर्ट में एक ही स्टेटमेंट में दे रखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। हम चाहे स्मॉल स्केल कल्चर करें या लार्ज स्केल कल्चर बायोरिएक्टर्स में करें, 2 तरह का कल्चर होता है, एक बैच कल्चर, एक कंटिन्यूअस कल्चर। बैच कल्चर का मतलब होता है क्लोज सिस्टम, जिसमें ना कोई इनलेट है ना कोई आउटलेट है। आपने कल्चर मीडियम डाला, सेल्स डाली, जब तक कल्चर मीडियम है वो डिवाइड करेंगे, फिर वो रुक जाएंगी, फिर आपको मीडियम को निकालना पड़ेगा, उसमें से सेल्स को हटाना है, प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है, दोबारा से वॉश वगैरह करके इसमें नया कल्चर मीडियम डालना है, फिर से उसमें बैक्टीरियल सेल्स डालनी है, फिर वो मल्टीप्लाई करेंगी। यानी आप बैचेज में प्रोसीजर को कर रहे हो, क्योंकि कोई इनलेट या आउटलेट नहीं है। इससे जो बेटर ऑप्शन है वो क्या, वो है कंटिन्यूअस कल्चर, जिसमें कि एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो इसमें कल्चर मीडियम है, बैक्टीरियल सेल्स हैं, अब इनलेट से नया कल्चर मीडियम धीरे धीरे ऐड होता रहता है, और आउटलेट से जो भी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, जब बैक्टीरिया डिवाइड करेंगे तो कुछ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बनेंगे जो यूजफुल नहीं हैं बल्कि टॉक्सिक हैं, उनको निकालते भी रहते हैं, ड्रेन आउट करते रहते हैं। उससे क्या होता है, मैक्सिमम ग्रो करेंगे बैक्टीरिया। एक तो उन्हें लगातार न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, एक टॉक्सिक न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो टॉक्सिक चीज़ें हैं वो हटती जा रही हैं। तो कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम में आपको बार बार कल्चर मीडियम चेंज भी नहीं करना, और कम समय में ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स आप ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस कल्चर ज़्यादा फायदेमंद है। तो जनरली जो बायोरिएक्टर्स बनाए जाते हैं वो कंटिन्यूअस सिस्टम के बनाए जाते हैं, जिनमें इनलेट और आउटलेट भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दे दिए कि अगर आप बेस्ट यील्ड ऑब्टेन करना चाहते हो लार्ज अमाउंट में, तो आप एक ऐसा स्टिर्ड टैंक रिएक्टर यूज करोगे जिसमें इनलेट आउटलेट नहीं है, या कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम को प्रायोरिटी दोगे। तो आपका आंसर यहाँ पर बच्चों कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम होगा, ध्यान रखना, क्योंकि कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि यहाँ बायोरिएक्टर का नाम नहीं है, बायोरिएक्टर भी कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में आते हैं अगर उसमें आप इनलेट और आउटलेट लगा दो तो। समझ गए बात मेरी? तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्लियर? ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीसीआर टेक्निक? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको, कैरी मुलिस। एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू? नॉट पूछा है ना, फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इनमें से क्या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए फॉल्स है? इट रिकॉग्नाइज अ पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, बिल्कुल ठीक, ट्रू। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पढ़ी है ना आपने, मलयालम, ठीक है, GAATTC, उल्टा सीधा एक समान, चाहे आप ऐसे पढ़ो। अब देखो GAATTC यही है इनके कॉम्प्लीमेंट्री बेस, तो आप चाहे ये मान लो एक स्ट्रैंड है 5 to 3 और ये दूसरा स्ट्रैंड है 5 to 3, तो आप दोनों ही डायरेक्शंस में जब पढ़ोगे तो रीडिंग मैनर सेम है। ऐसी सीक्वेंसेस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, और हमेशा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे ही कट लगाता है। उसका कारण पता है आपको? क्योंकि अगर वो इस स्ट्रैंड को G और A के बीच में से कट कर रहा है ना, तो उसको दूसरा स्ट्रैंड भी कट करना है, और दूसरे स्ट्रैंड पर भी वो वहीं पर कट लगाएगा जहां G और A है। अगर ये पैलिंड्रोम नहीं होते तो कोई ज़रूरी नहीं था कि GA यहाँ इसको मिलता, इसलिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस ही इसकी साइट होती हैं। क्लियर? तो ये सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। इट इज़ एन एंडोन्यूक्लियस, बिल्कुल अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये एक तरीके का एंडोन्यूक्लियस है। इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम वायरसेस, नहीं, ये बैक्टीरिया से मिलता है हमको। इट कैन प्रोड्यूस द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स इन डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल, बिल्कुल ठीक है। आप किसी भी, चाहे ह्यूमन का डीएनए हो, बैक्टीरिया का डीएनए हो, फेज का डीएनए हो, कहीं पर भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डालोगे तो वो सेम स्टिकी एंड ही प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो उन्हीं डीएनए पर कट लगाएगा जहां पर उसको अपनी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलेगी और उसको वो एक ही तरह से कट करता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया सी, तो यहाँ पर दिस इज नॉट ट्रू। क्लियर? तो ये आपके एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हुए बच्चों इस चैप्टर के, बायोटेक्नोलॉजी के। होप आपको मजा आया होगा इनको करने में। नेक्स्ट सेशन में हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस वो डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।